हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है एक जातक के सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे। और कुंडली को मैं सामने नहीं लेकर आ रहा, लेकिन ये कुंडली के अंदर हमें जो चीजें दिखाई देती हैं उसके ऊपर एक चर्चा होगी। सवाल ये था कि कुंडली तो हमें बन के मिलती है लगन कुंडली, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो उसमें चंद्र कुंडली अलग से क्यों बना के देते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और सूर्य कुंडली का जो कंसेप्ट है, जैसे कि बहुत सारे लोग मंथ बेसिस पे प्रिडिक्शंस को निकालते हैं, तो आप देखते होंगे कि वो आपको लिख के दे देते हैं इस महीने के इस तारीख से लेके इस तारीख तक जो भी जन्म हुआ है वो वाला एक महीने के हिसाब से प्रिडिक्शन होती है। वो सूर्य के आधार पे होती है, सूर्य राशि के आधार पे होती है। तो सवाल ये था कि चंद्र कुंडली की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने सोचा इसी के साथ साथ मैं आपको तीनों ही चीजों को समझा दूं कि एक होती है लगन कुंडली, एक होती है सूर्य कुंडली, और एक होती है वो होती है आपकी चंद्र कुंडली। ये तीनों का जब फाइनल कॉम्बिनेशन होता है और उसके आधार पे जो प्रिडिक्शन होती है तो उसे कहते हैं सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र बेसिकली क्या है, एक सबकॉन्शियस, एक सोल और एक थॉट और इमोशंस का टोटल कंट्रोल जो है वही एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक सुदर्शन चक्र है। यानी कि आपकी सूर्य लगन, आपकी लगन और आपकी चंद्र लगन, इन तीनों को मिला दिया जाता है, उसके बाद एक टोटल कुंडली को फॉर्म कर देते हैं, उसे कहते हैं हम हमारा सुदर्शन चक्र। तो आइए आज हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीन अलग अलग नक्षत्रों की क्या इंपॉर्टेंस है और इनमें क्या कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे काम कर सकते हैं। मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो मून वाले नक्षत्र पे रहेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो ज्यादातर चीजें होनी है उसका निर्धारण चंद्रमा से होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जब कुंडली खोलते हैं हम, तो कुंडली खोलने में जो सबसे पहला भाव है उसे हर इंसान ने लगन बताया। ठीक, उस लगन के अंदर की जो मिड पॉइंट आई वो स्पेसिफिकली लिखी गई कि ये लगन है पर्टिकुलर डिग्री पे, पर्टिकुलर एक नक्षत्र होगा, वो आपका लग्नेश हो जाएगा। तो लगन का नक्षत्र जो है वो हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, इसको कैसे समझना है ये पहले समझा देता हूं, फिर इस पे और इस पे चलूंगा। देखिए, अगर किसी भी कुंडली के अंदर 12 भाव जो होते हैं, उन 12 भाव के एक एक हाउस की लॉर्डशिप, रूलरशिप फिक्स करनी हो तो किस तरीके से की जाएगी। ये 12 भाव हैं कुंडली में, एक से लेके ये चलना शुरू करें, तो इसमें आप कैसे फिक्स करोगे किसी भी चीज को। एक तरीका तो ये कि इस राशि के स्वामी को पूरी की पूरी राशि दे दो। ठीक है, जो कि नॉर्मली हम सब बुक्स के अंदर रीड करते हैं कि पहले भाव में जो राशि आती है, भाव की उस राशि का स्वामी ये हम मान लेते हैं हमारे लिए लग्नेश है। तो जैसे ही आप अपने फर्स्ट हाउस को एक राशि दे देते हो और इस राशि को भी और ज्यादा प्रोमिनेंटली डिफाइन करूं तो एक मिड पॉइंट लॉर्ड दे देते हो, जिसे हम लग्नेश कहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अगर पृथ्वी गोल है, एग्जैक्टली गोल है, ये मान लें थोड़ी देर के लिए, ऐसा है नहीं, थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं एलिप्टिकल फॉर्मेशन आ जाता है, इसीलिए कुंडली के अंदर जाके मॉडिफिकेशंस करनी होती है। अगर आप मान लो कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल है, तो ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे कि जो यहाँ का मिड पॉइंट लॉर्ड बनेगा वही यहाँ का मिड पॉइंट लॉर्ड बनेगा, वही यहाँ का मिड पॉइंट लॉर्ड बन जाएगा। लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है, इस कारण से बहुत रेयर केस ऐसा होता है जो कि फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड ही फिफ्थ और नाइन्थ हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड आएगा। ठीक है, जो हमारी नक्षत्र हैं वो नक्षत्र इस तरीके से पूरे बने हुए हैं कि उनकी साइकिल रिपीट होती है एक वे में। पहले एक राशि से लेकर 4 राशि तक, फिर 5 से लेकर 9 तक, और फिर यहाँ मतलब 5 से लेकर 8 पे कंप्लीट होती है, 9 से फिर दूसरा शुरू होता है 12 तक। इस तरीके से वो साइकिल फिक्स होती है। तो जो लगन का नक्षत्र आया, इसने एक्चुअल में क्या कर दिया, इसने सबकॉन्शियस माइंड को डिफिनेशन दे दी कि भाई जो पहला भाव है उसके अंदर ये वाला जो भी नक्षत्र है ये आपके सोचने के तरीके पे काम करेगा, और
इस भाव को क्योंकि उसका एक स्वामी मिल गया, तो आपको आपके जिंदगी के बाकी सभी भावों के लिए एक एक इंडिविजुअल स्वामी मिल जाया करते हैं। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट है आपके लगन नक्षत्र की। क्यों? क्योंकि लगन का जो नक्षत्र है वो एक्चुअल में ये बता सकता है कि इंसान की जो थॉट प्रोसेसेस होंगे वो किस वे में होंगे। ये वाला नक्षत्र स्वामी इन 12 भाव में जहां भी बैठता है वहां के हिसाब से हमें रिजल्ट्स दिखाई देते हैं शुरुआत में। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें हमारी सोच को विकसित करने में मदद करते हैं। यही वो चीज है जो आपको पहले सराउंडिंग्स देती है। बचपन की यही सराउंडिंग्स आपको आगे चीजों को डेवलप करने में काम करेगी। अगर ये नक्षत्र का स्वामी जन्म के समय मान लीजिए 12वें में गोचर कर रहा है, तो हमने पाया कि बच्चे का जन्म हुआ नहीं कि कुछ ही समय के बाद वो हॉस्पिटल के अंदर आ गया। अगर यहाँ का नक्षत्र स्वामी किसी को सेकंड हाउस में मिला, तो या तो उसके फैमिली के अंदर अचानक से कुछ धन की प्राप्ति हो गई, या ऐसे लोग हमने देखे हैं कि वो बहुत ही अमीर फैमिलियों में मिले हैं। यहाँ का स्वामी थर्ड में नजर आया है, तो उसकी जो फैमिली है वो फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रगल वाली लाइफ नजर आएगी किसी भी तरीके से, जो कि बच्चा भी उस स्ट्रगल को वहां से देख के सीख रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने इनिशियल स्टेजेस में जो सीख रहे हो वही तो आपका माइंडसेट बनाता है। तो लग्नेश, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीजों को ग्रैस्प करता है। अगर मोगली को जंगल में छोड़ा था तो उसने जंगल की चीजों को ग्रैस्प किया था, वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारा लगन का नक्षत्र काम करता है। तो ये वाला कंसेप्ट जो है ये होता है लगन का नक्षत्र। क्यों? क्योंकि लगन का नक्षत्र इस बात को दिखा रहा है कि आज की परिस्थिति में मेरी सराउंडिंग कहाँ है, देन मैं अपनी सराउंडिंग से उन चीजों को ग्रैस्प करूंगा या नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये लगन का नक्षत्र सबकॉन्शियस माइंड जो है ये 12वें घर में बैठा है, जो कि परेशान हो रहा है, ठीक है। और ये हेल्थ वाले भी हाउस के लिए हम देख रहे थे, तो हम कह रहे थे नेगेटिव है। अब भैया आदमी का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको बीमारी की तरफ लेके आ रहा है, वो इंसान बीमार है, तो अब वो बीमार इंसान दूसरी अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ पाएगा क्या? किसी इंसान को हॉस्पिटल के बेड पे लिटा दूं और उसको बोलूं बाहर आइसक्रीम वाला है और लेकिन वो डायबिटिक भी है, वो खा पाएगा क्या? नहीं खा पाएगा। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका काम होता है किसी भी चीजों को कैच कर पाना। अगर वो किसी पर्टिकुलर दशा अंतरदशा जो किसी भी ट्रांजिट में वो ऊपर नीचे हो गया, तो उस पीरियड के लिए आपका जो माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस है, वो पॉजिटिवली काम नहीं कर पाता। कोरोना काल का सबसे रेयर केस था। एक लेडी मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि अचानक मेरी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। उनके फादर इन लॉ की डेथ हुई, एट द सेम टाइम 2 दिन बाद हस्बैंड की डेथ होती है, और 3-4 दिन में ही फादर की डेथ होती है, यानी कि उनके जितने भी अर्निंग सोर्स थे वो सब खत्म हो गए। अब जिस समय वो मेरे पास आई उस समय उनका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 12th हाउस में था। मैंने कहा अभी आप पूजा पाठ की तो कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि घर में ऐसा माहौल हो रहा है, तो आप थोड़े समय तक वेट करो, 15 तारीख तक, क्योंकि वो सूर्य था, तो मैंने कहा 15 दिन का वेट करते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। तो कोई उपाय नहीं दिया था, कोई भी उपाय नहीं दिया था, और ऐसी कंडीशन में उपाय मुमकिन भी नहीं था। तो वहां पे जैसे ही वो सबकॉन्शियस माइंड आगे निकल के आया, लगन के अंदर आ गया, तो अपने आप इंसान में पॉजिटिविटी आ गई, उसकी सराउंडिंग्स की सिचुएशन है उसके हिसाब से बदलने लगी। तो ये सबसे क्रूशियल होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, है ना। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड ही गलत घर में पड़ गया है, तो आपकी जो सोच है अगर वो नेगेटिव पड़ गई है, तो जब तक आप अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं करोगे, आप अपने सराउंडिंग्स के किसी भी चीज को उसको अपने लिए मोल्ड भी नहीं कर पाओगे। ये पहली इंपॉर्टेंस होती है लगन की, ठीक है। किसी भी गोचर में, जिंदगी में कभी भी कोई गोचर लगाना है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि लगन का जो मिड पॉइंट लॉर्ड है वो क्या उसको कैच कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कि पता चला थाली में आया गुलाब जामुन और कोई और लेके चला गया। इसीलिए ये प्राइम इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गोचर के अंदर, क्योंकि लेना तो आखिरकार इसी को है। आप बाजार गए, लेकिन बाजार में से आप सामान खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, ये तो आप ही के ऊपर थॉट प्रोसेस रहेगी ना। वहाँ की सराउंडिंग्स तो वो चीज़ें दिखा भी देंगी। तो इसलिए ये हमारे लिए पहली इंपॉर्टेंस होती है, और सारी कुंडलियाँ इसके ऊपर ज़्यादा चलती है। ये आता है फिर सूर्य का। सूर्य तो ऐसा है कि आज के ज़माने में आत्मा अंतरात्मा बहुत कम ही लोग इसको करते हैं। पुराने ज़माने में होता था जहाँ पे कि एक्चुअल में लोग अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा प्रवृत्ति देते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मैंने ये फैसला तो ले लिया, लेकिन बाद में मेरे को लग रहा है कि ये गलत है या सही है। तो कहीं ना कहीं सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के स्वामी के हिसाब से आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो किसी चीज़ को पाने या खोने की बात सोचती है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं रहती। इसमें सीधी सी बात ही है कि सूर्य जो है हम उसको आत्मा का कारक मानते हैं एक तरीके से। तो अगर वो खुद आत्मा है
तो वो जहां भी बैठेगा, वो जिस नक्षत्र के साथ कनेक्ट होगा, उस नक्षत्र के जो भी नेचर्स होंगे वो आपको आपके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका रोल हम इनके साथ मिलाएंगे तब आपको समझ में आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं ना, जो बिल्कुल सत्यवाद के ऊपर चलते, तब ये नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्यथा आम आदमी के लिए ये वाले नक्षत्र को हम साइड में रख के चलते हैं। ये चंद्रमा का जो नक्षत्र है ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है। ये क्रूशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि जन्म जो है, जन्म को हमने इसके साथ जोड़ा है। बहुत ही समय तक मेरे दिमाग में एक सवाल उठता रहा था कि भाई आपको जन्म जो है हम ले रहे होते हैं, वो ले रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, लेकिन क्या बॉडी का फॉर्मेशन तो उसके पहले होता है, क्योंकि हमारा तो 9 मंथ का पीरियड है चाइल्ड के पूरा डेवलपमेंट का एम्ब्रियो में। तो क्या वो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट है जब हम कहते हैं कि उसके अंदर उसका दिल धड़क रहा है, वो बोलते हैं ना कि बच्चा पैर लात मार रहा है, ये तो क्या उसके अंदर तो जान एंटर हो चुकी? तो मेरा सवाल पहला ये था कि भाई अगर वहां एंटर हो चुकी तो जो टाइम ऑफ बर्थ है वो तो पीछे चला गया, जो कि हम पता ही नहीं कर सकते किस पर्टिकुलर उसमें। तब एक डॉक्टर फ्रेंड ने ये बोला कि नहीं, जब वो बाहर आता है तो उसके बाद ही उसको एक रबिंग होती है या कोई भी चीज़ होती है, जब वो रोता है, वो रोने के बाद हम उसको एक्चुअल में उसके बर्थ को कंसिडर करते हैं। तो क्योंकि जब तक वो रोता नहीं है तब तक उसमें 50-50 वाली कंडीशन हो जाती है। तो जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय दो चीज़ें जो होती है ना, दो चीज़ें फास्ट मूविंग प्लैनेट्स में दो चीज़ें हैं जो कि काम करती है। एग्जैक्टली जो टाइम ऑफ बर्थ है उस पर जो फिक्स होता है वो होता है लगन, क्योंकि ये दिन में 2-2 घंटे चलने वाला है। एक दिन में 2-2 घंटे चलने वाली चीज होती है, वो होती है लगन। और जो दूसरा फास्टेस्ट मूविंग जो होता है वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन तक एक राशि में, यानी कि 2.5 नक्षत्र वो 2.5 दिन में कंप्लीट करता है। तो जब भी कोई इंसान का जन्म होता है तो सबसे पहले लगन, क्योंकि 2-2 घंटे में चेंज हो रही होती है, ये पहले प्राइम इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तो महीने भर तक एक जगह मिल जाएगा, ये आपका 2.5 दिन का होगा। लेकिन ये क्या करता है, ये जहां बैठता है हमारी जिंदगी की दशा वहां से शुरू होती है ना। बहुत सारे लोग कुंडलियों को देख के ऐसे खुश होते हैं, अरे मेरी जिंदगी में तो राज हो गए। 4-5 लोग आए मेरे पास, मेरी जिंदगी में तो राज हो गया, ये देखो ये यहाँ बैठा है, वो वहां बैठा है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जब कुछ चीजें पढ़ता है वो अच्छी चीजों को देख के बोलता है अरे वाह ये मेरे में है, और कोई बुरी चीज बता दो, नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। ये हर इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अलग हो या मैं अलग, ये सबके साथ होता है। एक्चुअल बात यह है कि कुंडली में वो योग तो नजर आ रहा है, लेकिन वो योग काम करेगा या नहीं करेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ के देख लीजिए कि क्या परिस्थितियां और सिचुएशंस के हिसाब से आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो तो वैसे ही ग्रह करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे भारत जैसे इतने बड़े देश के अंदर जाना है, सपोज दिल्ली से बेंगलोर, ठीक है। अब यहां से यहां जाना है, ये पहली बात तो फिक्स कौन कर रहा है, सोच कौन रहा है, ये सोच रहा है, ठीक। ये चला उठ के स्टेशन पर आया। अब स्टेशन पे आया तो स्टेशन पे तो बहुत सारी रेलगाड़ियां हैं, किसी में भी बैठ जाएगा तो चला जाएगा क्या? यानी कि आपकी कुंडली में बहुत सारे प्लैनेट्स तो हैं, लेकिन बहुत सारे प्लैनेट्स तो क्या सारे के सारे एक ही दिशा में ले जाएंगे क्या? नहीं लेके जाएंगे। जैसे रियल लाइफ में हर रेलगाड़ी तो जरूरी नहीं ना कि दिल्ली से उठेगी और चली जाएगी आपके बेंगलोर को, ऐसा पॉसिबल नहीं। अब सवाल ये कि गिनती की कुछ ही गाड़ियां होंगी जो दिल्ली और बेंगलोर के बीच में होंगी, ठीक। तो ये जो कुछ गाड़ियां होंगी इसका मतलब कुछ प्लैनेट्स हैं जो वहां से वहां तक डेस्टिंड कर सकते हैं। ये जो प्लैनेट जो डेस्टिंड कराने के लिए काम करता है वो होता है षडबल का सबसे पावरफुल प्लैनेट, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है, कैप्टन हो जाता है आपकी जिंदगी में। वो अपनी दिशा को बनाता है कि हाँ आपने तय किया मैं यहाँ से जहाँ जाऊंगा, सबकॉन्शियस माइंड आपको यहाँ तक लेके गया, अब इसके आगे की परिस्थिति वो बना के देगा। अब उसमें क्या है, चंद्रमा की दशा कैसे काम कर रही, अब ये समझिए। जैसे हमारे पास हर कोई ट्रेन नहीं जा रही, क्योंकि भाई इतने बड़े देश के अंदर बहुत सारी ट्रेनें कहीं दूसरी जगह भी जा रही, इसी तरीके से आपकी कुंडली के अंदर जो बैठे हुए ग्रह हैं वो बहुत सारी चीजें देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ग्रह हैं जो इस डेस्टिनेशन को कंप्लीट करते हैं। तो इस डेस्टिनेशन को कंप्लीट कराने में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? रियल लाइफ में देखिए, क्या आपको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है।
हो सकता है 3 ट्रेनें हैं, लेकिन सुबह वाली एक्चुअल ट्रेन जो थी सबने उसको अबॉर्ड कर लिया, तो वो आपको नहीं मिली। इसका मतलब है कि चंद्रमा का जो नक्षत्र है जहां से ये बैठता है वहां से आपका दशा शुरू होती है। अब वो दशा शुरू होके इस पूरी जर्नी में एंड ऑफ द टाइम में यही दशा आपको आखिर में क्या करेगी, एंड भी कराएगी। लाइफ जब स्टार्ट होगी तो लाइफ एंड भी होगी। ये दोनों ही चीजों को फिक्स कौन कर रहा है, ये कर रहा है। इसीलिए मैंने लिखा है क्लॉक ऑफ द लाइफ है वो है चंद्रमा। किसी भी कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस नक्षत्र से बैठेगा उस नक्षत्र का स्वामी वहां से दशा को प्रारंभ कर देगा। अब ये है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मून चार्ट, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर आप लगन से तो देखोगे कि ये जो भी आपको दशाएं मिल सकती हैं आने वाले भविष्य में, वो ग्रह आपकी लगन कुंडली में कहाँ कहाँ के मालिक हैं। लेकिन चंद्र कुंडली इस बात को दर्शाएगी कि चंद्रमा से उनकी प्लेसमेंट क्या है। चंद्रमा से उनकी प्लेसमेंट क्या है। चंद्रमा मन का कारक है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको चीजें तो मिल जाती हैं लेकिन फिर भी मन उदास रहता है। भाई कहने के लिए तो इंसान अरबपति है लेकिन फिर भी वो मन से दुखी है। तो लगन से जो चीजें हैं वो सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो चीजें सराउंडिंग्स को पाना चाहता है तो वो उनको पाने के लिए ले लेगा। यानी कि चंद्रमा में जो भी आप देखोगे कि जहां से भी दशा स्टार्ट होती है उसको चंद्र राशि ये बता देगी कि वो मन को भाएगी या नहीं भाएगी, और लगन कुंडली फिर उसको दर्शाएगी कि प्रैक्टिकली जो हमारे लिए एक मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहाँ तक काम करेगा। इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फॉर्म होता है। मैंने बहुत पहले की वीडियो में कहा भी था कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, वो है समन्वय बिठाना। इन तीनों के बीच का समन्वय बैठना चाहिए तब जाके लाइफ स्मूथ है। इन दोनों का समन्वय बैठ गया लेकिन इसका नहीं बैठा तो भी परेशान है। ये दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं लेकिन ये नहीं होता तो भी दुख है, और कभी कभी सिर्फ ये दो मिल जाते हैं तो भी अपने को काम बन जाता है। मतलब कई बार ऐसे लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई मेरा मन तो ये करना चाहता है मगर मेरी आत्मा गवारा नहीं करती। तो इसका मतलब होता है ऐसे इंसान का सूर्य का जो नक्षत्र है वो कोई दूसरा प्लेनेट है और चंद्रमा के उसमें कोई दूसरा प्लेनेट चला गया। ऐसी सिचुएशन में इंसान अपना डिसीजन नहीं बना पाता क्योंकि उसकी आत्मा और उसके मन के बीच में रिलेशंस स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं होते। दशा क्या कर रही है, दशा आपको किसी भी चीज के होने नहीं होने के लिए एक सराउंडिंग्स बना के दे रही है। ये जो दशाएं होती हैं ये आपको सराउंडिंग्स बना के देती हैं किसी चीज के होने या नहीं होने के लिए। कई बार क्या होगा कि दशा चल रही होगी, दशा में वो प्लैनेट्स एक्टिव हो जाएंगे लेकिन उसमें भी चंद्रमा जब तक उस पर्टिकुलर इवेंट को कराने के लिए उस पॉइंट पे नहीं आएगा तब तक वो इवेंट नहीं होगी। क्योंकि इतना ध्यान रखिए जिंदगी के हर इवेंट में आखिरकार जो खुश या दुखी होता है वो आपका मन होता है। आप जो भी काम करने जाते हो अगर वो काम हो जाता है तो खुश कौन होता है, मन होता है। इसका मतलब है कि पूरे इवेंट्स के अंदर चंद्रमा को प्राइम इंपॉर्टेंस दी जाती है, और यही कारण है कि ज्यादातर जो मुहूर्त और सब कुछ कैलकुलेट करने होते वो लोग चंद्रमा को बेस लेके चलते हैं। जिस दिन चंद्रमा हैप्पी है उस दिन काम ज्यादा आसानी से होता है, और जिस दिन वो उदास है तो उस दिन कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम देख लेते हैं। इसलिए कुंडली के अंदर प्राइम इंपॉर्टेंस है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के साथ साथ सेकंड जो है वो हो जाता है आपका चंद्रमा, जो ये बता देगा कि भले कितनी भी स्ट्रॉन्ग कुंडली है उसके अंदर आपको वो पॉजिटिव दशाएं मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही। अगर वो दशा इस लगन कुंडली के हिसाब से पॉजिटिव नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि चीजें मिल भी रही होंगी तो भी आप उतने खुश नहीं होंगे। अगर वही दशा चंद्र कुंडली के हिसाब से भी ठीक नहीं है तो इंसान का जीवन दोनों तरफ से दुखी है, सराउंडिंग से भी दुखी है और खुद से भी दुखी है। मान लीजिए चंद्र कुंडली से दशा अच्छी अच्छी आ रही है, लगन कुंडली से नहीं आ रही, तो आप ऐसे भी लोग देखेंगे कि वो हैं तो गरीब लेकिन उनकी सराउंडिंग्स बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने आप में मजे में जी रहे। वो इसलिए क्योंकि चंद्र कुंडली से अगर दशा ठीक है तो इंसान का मन फिर भी खुश है। चंद्र कुंडली से दशा खराब है, लगन कुंडली से ठीक है, तो ये इंसान अमीर भी हो सकता है लेकिन मन के अंदर उतनी जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं होती। सूर्य से गई तो फिर ये तो बहुत रेयर केस है जिसकी कि आत्मा जाग जाए कि भाई सही हो रहा है या गलत, तो इस पे ज्यादा वो नहीं होता। मेन जो चीज रहती है वो इन दोनों के ऊपर आ जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल
ले लेते हैं कि किसी का सूर्य, चंद्र और इनके एक नक्षत्र को उठा के देख लेते हैं कि कैसे क्या काम होगा। मान लीजिए किसी का जो लगन का नक्षत्र है वो खुद ही चंद्रमा हो गया, ठीक है, श्रवण नक्षत्र हो सकता है, रोहिणी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में जो नक्षत्र आया वो चंद्रमा का आ गया, और चंद्रमा जो है वो भी चंद्रमा के ही नक्षत्र में आ गया। तो ऐसा इंसान का सबकॉन्शियस माइंड जो होगा वो बहुत ही ज्यादा फोकस हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपस में लिंक है। ये अलग बात है कि ये दोनों नक्षत्र अलग अलग हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में हल्का सा माइन्यूट डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि नक्षत्र की अपनी भी कोई क्वालिटी होती है। इसके बावजूद भी क्योंकि मन दोनों से जुड़ गया है, ऐसी परिस्थिति में ऐसे इंसान अपने सबकॉन्शियस को, अपने कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को अपने मन के साथ लगा सकता है। अब इसमें जरूरी है कि मन पॉजिटिव चलना चाहिए, नहीं तो फिर ये नेगेटिव चला जाएगा। ध्यान रखिए, मन अगर पॉजिटिव रहा तो दोनों पॉजिटिव, अगर मन नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव। यानी कि ये चले तो पूरा पॉजिटिव साइड में आ जाए, और बर्बाद करने पे आए तो पूरा डाकू आतंकवादी वाली कंडीशन बन जाए। ठीक, अब मान लीजिए चंद्रमा का भी कहीं गलती से नक्षत्र आ गया, क्योंकि हर ग्रह के पास 3 नक्षत्र होते हैं, ये तीनों आ गए, तो अब ये और भी ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि इंसान की सोच, उसकी आत्मा, उसका मन एक ही चीज देख रही, तो ऐसे में वो काफी अच्छे से राइज आउट कर लेगा। हाँ, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव हो गया तो तबाही मचा देगा। अब यहाँ पे ले आइए इसको उठा के, ये हो गया मान लीजिए शनि। अब ये हार्ड वर्किंग, लेकिन ये मनमौजी। अब ऐसी परिस्थिति में नहीं होगा। यहाँ पे सराउंडिंग्स जो है ना, जो आपकी सबकॉन्शियस की सराउंडिंग्स है, वो कुछ और मांग कर रही है, मन कुछ और मांग कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो थोड़ी सी ग्रोथ है वो तब होगी जब यहाँ पे कंट्रोल हो जाए, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं होने के कारण ये अब राइज करने की सराउंडिंग्स देगा भी तो ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ पे कि इसलिए वो कुछ जगहों पे नहीं जाते, ट्रांसफर्स नहीं लेते, क्योंकि वहाँ की जो सराउंडिंग्स है वो कहते हैं कि हमारे को उतनी सपोर्ट नहीं करेगी। जैसे फैमिली वाला कोई इंसान है वो फिर बच्चों को लेके आगे नहीं जा सकता वहाँ पे, क्यों? क्योंकि वो बोलता है बच्चों की पढ़ाई सफ़र कर जाएगी। एक शहर में रह रहा आदमी गांव में जाए और वो सफ़र हो जाएगा, नेचुरल, ठीक बात है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, दशा तो आई, ट्रेनें तो बहुत सारी खड़ी थी, लेकिन वो ट्रेन नहीं आई जिसमें बढ़ के आदमी आगे निकल सकता था। तो इस तरीके से इनके आपस के समन्वय कई बार लोगों को किसी काम को करने से रोकते हैं, या कभी कभी वो काम करा देने में मदद करने लगते हैं। और जब वो मदद करने लगते हैं तो राइज आने लगता है। जब वो मदद नहीं कर पा रहे होते तो इंसान फिर आपको ये कहते हुए मिलता है कि मौके तो मिले थे लेकिन मौके को कन्वर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि ये जिस सराउंडिंग्स को ले रहा है, इसके नक्षत्र का स्वामी अगर उसके सपोर्ट में है तब तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेता है, अगर वो नहीं होता तो फिर इसमें नेगेटिविटी आती है। मैं अपना एग्जांपल आपको लेके दिखा देता हूँ। मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कनेक्ट होता है मृगशिरा से, मंगल से। ठीक, मेरा जो सूर्य है वो कनेक्ट होता है आपके मूला से, जो कि केतु का है, और मेरा मून जो है वो कनेक्ट होता है मघा से, ये भी केतु का है। तो इस कंडीशन में हम देखें तो एक्चुअल में ये तीनों कुछ हद तक फ्रेंडली हैं, लेकिन मेरी लगन कुंडली के हिसाब से ये जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है ये 12th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड हो जाएगा। तो मेरे पर्टिकुलर 2 नंबर के लगन में ये ग्रह बहुत ज़्यादा कारक नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है, एक केंद्र का और एक उसका स्वामी। तो इस पॉइंट से हम देखें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे लिए एक न्यूट्रल हो गया है। लेकिन हमारे को प्लस पॉइंट इस बात पे आ जाता है कि देखिए सूर्य और चंद्रमा, आत्मा और मन जो है वो एक ही ग्रह के आसपास आ जाती है, यानी कि जो सोल चाह रही है वही थॉट चाह रहा है। तो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर आप बहुत ज़्यादा इजीली कनेक्ट हो सकते हो इन दो चीज़ों से। सराउंडिंग आपको सपोर्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, मगर ये दोनों कॉमन हो गए ना तो आप किसी भी एक चीज़ के अंदर अपने आप को, आत्मा और मन को एक साथ लगा दोगे। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी में लगा देता हूँ, ये केतु आ रहा है ना, ये डेप्थ ऑफ द नॉलेज दिखाता है, जो मैंने आपको बताया था बारीक तार जितनी बराबर किसी भी चीज़ को निकालना। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो माई सोल एंड माई हार्ट बोथ गोज डीप इनसाइड। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आपस में समन्वय। अब किसी की कुंडली में इनमें आपस में समन्वय ना हो तो क्या होगा, मान लीजिए ये केतु या मंगल, ये तो ठीक है फ्रेंडली हो जाते हैं, यहाँ पे आ जाए किसी का सपोज वीनस, अब इस परिस्थिति में गड़बड़ हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि ये जो प्लेनेट है ये आध्यात्म की तरफ का प्लेनेट है, ये जो है ये लग्जरी का प्लेनेट है। अब लग्जरी की सोल रखने वाला इंसान आध्यात्मिक पद्धति पे गया भी तो किसी दिन वो अगर इस तरफ पे मूव कर गया और दशा में ये कहीं गलत पड़ गया तो काम लग जाएगा। जैसे कि बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो अपने आप को साधु संत बताते हैं और बाद में उनके काले कारनामे फंसा देते हैं। क्यों? क्योंकि सोल क्या कर रही थी, डिजायर ऑफ द सोल क्या था, वो लग्जरी था, वो ब्यूटी था। रास्ता कहाँ से जा रहा था? वो जा रहा था आध्यात्म से, लेकिन वो आध्यात्म से जाता हुआ रास्ता यहाँ पे रिस्क टेक करने वाले ग्रह ने कहाँ लगा दिया? गलत। तो कभी कभी इनका मिसमैच करना, अगर आप में जो भी चीज प्रॉब्लम कर रही है उस पर काम नहीं कर रहे तो उस कंडीशन में यही सिचुएशंस आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। यानी कि इंसान जाना तो चाह रहा था दिल्ली से लेके बेंगलोर, ये बैठा तो दिल्ली से बेंगलोर वाली ट्रेन में, इसने उसको ट्रेन भी दे दी मगर ये बीच में किसी और जगह पे लड्डू खाने उतर गया, ट्रेन भी निकल गई, पिक्चर भी खत्म हो गई उसकी। ये सिचुएशन ऐसे देखने को आती है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ होता है उसी को एज इट इज उठा के आपको अपनी कुंडलियों पे लगाना है। बस फिर आप देखेंगे कि जिंदगी पूरी तरीके से इनके अंदर आपको नजर आएगी। अगर आपको दशाएं ठीक मिली और वो लगन के हिसाब से भी ठीक है तो दोनों का राइज है। दशा फिर भी ठीक है चंद्रमा के हिसाब से तो इंसान मन में हमेशा खुश है, भले सराउंडिंग्स उसको सपोज मिलती है अच्छी नहीं मिलती। जैसे सैनिकों के साथ क्या हो रहा होता है, उनको सराउंडिंग्स तो एक टफ मिलती है लेकिन चंद्रमा से उनकी दशा ऐसी होती है कि वो इंसान हर जगह मनमौजी होता है, वो नहीं देखता, वो नहीं सोचता कि मैं दुख में हूँ, क्योंकि उसका मन जो है वो हमेशा खुश रहता है। कई सारे गरीब लोगों में भी आप देख लो, उनके पास सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा अच्छी कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो मन से खुश हैं, क्योंकि चंद्रमा की जो पोजीशंस हैं और उससे जो दशाएं वो पॉजिटिव अगर हो गई तो भी आप मान के चलो कि कहीं ना कहीं उसको आत्मसंतुष्टि तो रहती ही है, मन तो खुश रहता है। ये इंपॉर्टेंस है आपके चंद्रमा के चार्ट की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कभी भी कोई चीज़ लगाई जाती है ना तो चंद्रमा को ध्यान में रखते हैं, गोचर को लेते वक्त। इसीलिए बहुत सारे लोग चंद्रमा को रखते हैं कि गोचर के वक्त अगर मन ही खुश नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो गोचर रिजल्ट करना चाहे तो इंसान उसे कैच करे ना करे। पर मैं मानता हूँ ये लगन जो है ना ये बताएगा कि आप कैच करोगे कि नहीं करोगे। चंद्रमा का तो काम है कि वो दशा दे और दशा के अंदर एक सराउंडिंग में आपको एक ऑफर करे। अगर मन खुश हो रहा है तो आप उसे कैच कर ले रहे हो, मन दुखी हो रहा है तो भी आप कैच नहीं भी कर रहे हो तब भी वो इवेंट तो होके रहती है, इवेंट नहीं रुकती। इसलिए ये किसी भी गोचर के समय आपका लगने सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच करेगा कि नहीं करेगा ये पकड़ना होता है। यहाँ से ये सिर्फ देखना होता है कि वो मन के लिए अच्छा है और इसके लिए अच्छा है तो वो फैसला ठीक है। अगर वो मन के लिए भी खराब है उसके लिए भी खराब है फिर भी उसे कैच कर लिया गया देन वो डिसीजन हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा। बस इतनी सी चीज़ हमें देखनी होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इस मून चार्ट को अब आप उतने पॉजिटिवली समझेंगे और कभी ऐसे खुश नहीं हो जाएंगे कि बस लगन कुंडली में तो योग है, चंद्र कुंडली को ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसा नहीं करना, दोनों को लेना है, दोनों के बीच में समन्वय बिठाना। ये जो समन्वय बिठाना है ना यही सबसे क्रूशियल काम है एस्ट्रोलॉजी में, और कुछ भी नहीं है। बस आपको इतना ही समझना है और कुछ नहीं करना होता। धन्यवाद।